नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम लोगों ने 2024 का पीवाईक्यू देख चुका, ठीक है, और आज आप लोगों के डिमांड के हिसाब से हमने 2023 का पीवाईक्यू लेकर आया है। देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेन रूप से आपको जानना है कि सिलेबस का पैटर्न क्या है। देखिए, पीवाईक्यू का मेन मकसद क्या होता है कि मतलब पिछले 2-3 सालों में या कई सालों में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड एनालिसिस रहा है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग जानने वाले हैं कि 2023 में किस तरह से क्वेश्चन आए थे और उसके बाद 2024 में किस तरह से क्वेश्चन आए, तो क्या 25 में किस तरह के क्वेश्चन की संभावना है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और बच्चे, आप सभी को बता दें कि सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन भी आपके 2023 के अकॉर्डिंग 24 में आए हुए हैं। आप देख सकते हो, जैसे ही 23 का आप कंप्लीट करोगे, 24 का आप जैसे 24 का आपको वीडियो मिल चुका है, ठीक है, आप जाकर कंपेरिजन कर लेना, ठीक है। और देखिए, एक और घोषणा आप सभी के लिए होने वाला है ना, जो YouTube पे हुई होगा, अभी आज ही इसी क्लास में होगा, वो कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा आप लोगों को कि हम लोग क्या नवाचार लाने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है। चलिए, उससे पहले अगर आप हमारे साथ जुड़कर मेहनत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हाँ, जिस तरह हजारों बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, 25 में मेरा भी एक नाम होना चाहिए बच्चे, तो आप सभी के भारी डिमांड के हिसाब से हम सभी ने एनसीईटी कॉन्सेप्ट ने बच्चे गुरुदेव बेंच को लॉन्च कर रखा है, जहां से आप बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड की तैयारी कर सकते हो, जहां पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेंगे ही साथ जो आपके एग्जाम में रामबाण साबित होता है, टेस्ट सीरीज भी वहां पे इंक्लूडेड होंगे और क्लास का नोट्स आपको रेगुलर मिलता ही है, ठीक है भाई। तो यदि आप हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं बच्चे, हमारे साथ मिलकर मेहनत करना चाहते हैं, तो ऑफिस वाला नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप ऑफिस वाले नंबर पर मैसेज कर लेना, कॉल कर लेना और बात कर लेना। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो और हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। चलो बच्चों, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप सभी को पहला हमने आपको, अगर आपने सिलेबस का वीडियो देखा होगा तो हमने आपको 8 यूनिट बताया था, जिसमें पहला यूनिट जो था वह न्यूज़पेपर से रिलेटेड था, किसी आर्टिकल से रिलेटेड था। 24 में भी आपने देखा कि एक आर्टिकल से 3 क्वेश्चन पूछ दिया गया, उसी प्रकार आपके 23 में भी आर्टिकल से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो 25 में भी आपके आर्टिकल श्योर है कि आएगा। और बच्चे, आप यकीन मानो, यहां से आप 3 क्वेश्चन का तीनों क्वेश्चन सही करके जाओगे और समझो कि एकदम पूरी सॉलिड नंबर आप यहां से उठा सकते हो, एकदम सॉलिड नंबर उठा सकते हो, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो क्या भाई आर्टिकल दिया हुआ है, तो शिक्षा में कला एकीकरण, टॉपिक का नाम है शिक्षा में कला एकीकरण। एकीकरण का शब्दकोश अर्थ है, पहली बात देखो, जब पैसेज पढ़ने लगते हो, किसी आर्टिकल को पढ़ रहे हो बच्चे, तो हमने आपको बताया कि एक बार नहीं, कम से कम 2 या 3 बार आप पढ़ो, उसके बाद आप क्वेश्चन को देखो, आप आराम से आंसर पा जाओगे। इसी आपके आर्टिकल में जो है ना, आंसर छिपा होता है। जैसे अगर मान लीजिए आर्टिकल को नहीं पढ़ते हैं या फिर पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा, है ना, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। एकीकरण का शब्दकोश अर्थ, इंग्लिश मीडियम वाले ऊपर देख लेना, ठीक है, मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ सकते हैं खुद से, कुछ ऐसा जटिल नहीं है, कुछ ऐसा कठिन नहीं है जो आप नहीं पढ़ पाओगे। एकीकरण का शब्दकोश अर्थ है एकीकृत, संपूर्ण बनाने के लिए भागों को संयोजित या जोड़ने का कार्य। यानी आपसे यहां पे एकीकरण का यानी इंटीग्रेशन का मीनिंग आपको दे दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। इस प्रकार कला एकीकरण का अर्थ है, यानी एकीकरण का अर्थ दे दिया, अब आपसे कला एकीकरण का अर्थ दे रहा है, ठीक है। तो भैया, कला एकीकरण का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला को संयोजित करना। यानी आप किसी भी विषय को पढ़ रहे हो, अगर आप साथ में कला को जोड़कर पढ़ते हो, अगर उसमें आर्ट को शामिल कर देते हो, तो कहीं ना कहीं वह सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी, या फिर मान लो आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो, अगर आप उसमें कुछ डायग्राम वगैरह बना दिए तो कहीं ना कहीं समझने में मदद मिल जाती है ना बच्चों। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हो, तो बायोलॉजी में आप क्या करते हो कि मानो जो कंकाल तंत्र होता है, कहीं ना कहीं आर्ट का ही पार्ट है। अगर आप कंकाल तंत्र को नहीं बनाते हो तो कहीं ना कहीं समझने में समस्या हो सकती है ना भाई। क्लियर है ना बच्चे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर आपको मोटा मोटी इसका अर्थ समझना है। भाषा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और गणित जैसे विषयों को कला के साथ सह संबंधित किया जा सकता है। यानी कि आपको बता दिया कि किस किस सब्जेक्ट के साथ आर्ट को जोड़कर हम पढ़ सकते हैं। कभी कभी कला विज्ञान की अवधारणाओं को आसानी से स्पष्ट कर सकती है।
यानी जो कला है ना, जो आर्ट है, वह साइंस की जो भी अवधारणा, जो भी थ्योरी, जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, उसको आसानी से समझा सकती है कला के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से। विषयों के भीतर अमूर्त अवधारणाओं को विभिन्न कला रूपों का उपयोग करके ठोस रूप दिया जा सकता है। यानी कि देखिए, विषयों के भीतर अमूर्त, जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है, अमूर्त अवधारणाओं को विभिन्न कला रूपों का उपयोग करके ठोस रूप दिया जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं जिन चीजों को हम नहीं छू सकते, उसको कहीं ना कहीं हम आर्ट के माध्यम से समझा सकते हैं। इस तरह से सीखने से विषय क्षेत्र के ज्ञान और समझ को बढ़ाने में मदद मिलती है और कला के प्रति अधिक प्रशंसा भी बढ़ती है। इसे ही समग्र या पूर्ण शिक्षा कहा जाता है। यानी कि इसे ही पूर्ण शिक्षा, कंप्लीट एजुकेशन कहा जाता है। किसी भी सब्जेक्ट को यदि आप क्या करते हो, कला के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से जुड़कर पढ़ते हो, तो आप क्या उसे पूर्ण शिक्षा कह सकते हो। ठीक है बच्चे, कला अभिव्यक्ति के लिए एक भाषा प्रदान करती है। यह अभिव्यक्ति दृश्य या प्रदर्शन के रूप में हो सकती है। तो ये सब बच्चे इसके बारे में हो गया। अब अगला भी आपका स्लाइड दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है भाई, कला को अन्य विषयों के साथ एकीकृत करने का अर्थ है कि कला, दृश्य कला यानी विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड लिटरेरी आर्ट्स यानी कि दृश्य कला, प्रदर्शन कला और साहित्यिक कला शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का अभिन्न अंग बन जाती है। इसका तात्पर्य कला एकीकृत पाठ्यक्रम को अपनाना भी है, जहां कला कक्षा में सीखने का आधार बन जाती है। पाठ्यक्रम के केंद्र में कला अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद करती है। कला एकीकृत पाठ्यक्रम तार्किक, शिक्षा केंद्रित और सार्थक तरीकों से विभिन्न विषयों की सामग्री को जोड़ने का साधन प्रदान करता है। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा जैसे सभी विषयों और उनकी अमूर्त अवधारणाओं को केंद्र में कला के साथ संबंधित जोड़ा, ठोस और प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। इस पद्धति से सीखना समग्र, आनंदमय और अनुभवात्मक हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं आप लोगों ने यदि इस आर्टिकल को एक बार पढ़ लिया तो बच्चे कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें छप गई हैं कि कला क्या चीज़ है, कला को हम किसके साथ जोड़कर पढ़ सकते हैं, कला की आवश्यकता कहाँ पे होती है, कला से हमें क्या लाभ होती है। कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो है ना आपके माइंड में स्थापित हो चुकी हैं, बैठ चुकी हैं। ठीक है भाई, अगर अब देखो, अब दोबारा इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखो किस तरह से पढ़ना है। अब क्वेश्चन पे आओ। अब क्या बोला, कला एकीकरण का क्या तात्पर्य है? आर्ट इंटीग्रेशन रिफर टू, यानी कला एकीकरण का तात्पर्य क्या है? तो कहीं ना कहीं हम लोग कला एकीकरण के बारे में पढ़े थे कि नहीं? देखो, कला एकीकरण का तात्पर्य क्या है? देखो, इस प्रकार कला एकीकरण, देखो भाई, अब दूसरा पेन लेते हैं। अब देखो, हाँ, इसको ले लेते हैं या फिर इसी को ले लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं। चलो, देखो क्या दिया है कि इस प्रकार कला एकीकरण का अर्थ विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण संस्थान के साथ कला को संयोजित करना दिया है कि नहीं? यही तो कला एकीकरण का अर्थ दिया है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? कला एकीकरण का क्या तात्पर्य है ना बच्चे? यानी आर्ट इंटीग्रेशन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, आर्ट इंटीग्रेशन आपसे पूछा हुआ है। क्या पूछा है? आर्ट इंटीग्रेशन, यानी कला। देखिए, जैसे ही आप यहां पे आओगे, देखो, दस आर्ट इंटीग्रेशन मीन्स कंबाइनिंग आर्ट्स विद द टीचिंग ऑफ डिफरेंट करिकुलर एरियाज। अब आप क्वेश्चन में आओ, कहीं ना कहीं सारा चीज लिखा है। देखो, कंबाइनिंग आर्ट्स विद द टीचिंग ऑफ डिफरेंट करिकुलर एरियाज, यानी कि विभिन्न पाठ्य चर्चा क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना भाई। तो आपका आंसर मिल गया। कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में ही आंसर छपा होता है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा ना इस क्वेश्चन का मतलब, तो फिर से आप क्या करो, मतलब यहां पे तो आ गया। जैसे मान लो आप बोलो सर जी, आप तो बोलो कि एक बार आर्टिकल को पढ़ो, फिर क्वेश्चन को उठा। मान लो सर जी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर से आर्टिकल को पढ़ लो भाई। और तब भी नहीं आ रहा, छोड़ दो, लास्ट में उसको करना। ठीक है, उस पर समय व्यतीत नहीं करना। चलो बच्चे, अगला क्वेश्चन है, कला शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यानी चार आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से दो स्टेटमेंट जो हैं वह विच एमॉन्ग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट आर्ट एजुकेशन, यानी कला एजुकेशन के बारे में, कला शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सत्य है, आपसे पूछा हुआ है। चलो भाई, बता दो कौन सा कथन सत्य है। कला विज्ञान की अवधारणा को आसानी से स्पष्ट कर सकती है। कला एकीकृत पाठ्यक्रम में कला कक्षा में सीखने का आधार बन जाती है। बच्चे, पहला तो मुझे सही लग रहा है। ठीक है, यानी हमने पढ़ा था कि कला विज्ञान की अवधारणा को आसानी से समझ स्पष्ट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ठीक है,
तो ए तो मेरा सही हो गया, यानी कि ए ला गलत हो जाएगा, तुरंत काट दो। अब देखो ए और सी या फिर ए और बी, तो ए और सी और ए और बी, यानी बी और सी में कोई एक सही है, डी जो है गलत हो गया। तो देख लो भाई कौन सा सही है ना। कला एकीकृत पाठ्यक्रम में कला कक्षा में सीखने का आधार बन जाती है। विषयों के भीतर केवल ठोस अवधारणाओं को भी, केवल ठोस अवधारणाओं को नहीं और अन्य भी अवधारणाएं हैं, ठीक है बच्चे। यानी कि विषयों के भीतर एक बार आप आर्टिकल को पढ़ो, ठीक है, फिर से आर्टिकल को पढ़ो आप लोग, क्योंकि एक बार आप नहीं पढ़ सकते हो। इसका तात्पर्य कला एकीकृत पाठ्यक्रम अपनाना भी है ना। विषय के भीतर अमूर्त अवधारणाओं को विभिन्न कला रूपों का उपयोग करके ठोस रूप में दिया जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं ठोस वाला सही है भाई, है ना, ठोस वाला सही है, यानी कि ठोस वाला सही है, यानी सी सही है, ठीक है। अब सी सही है तो अब देखो बी तो ऑब्वियसली गलत होगा, है ना, क्योंकि आंसर में बस दो ही दिया हुआ है, या तो बी होगा या तो डी होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा, है ना, इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ए और सी आपका सही हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं ए और सी आपका बी ऑप्शन सही हो जा रहा है। इस तरह से आपको क्या करना, पकड़ना होगा चीजों को, समझ रहे हैं। चलिए तो देखिए, अगर मेरा मतलब कि अगर आप आर्टिकल को तभी सही कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी देखो हम आपको जब हम लोग का 3 क्लास हुआ है आर्टिकल पर, ठीक है, हमने जब आपको जो बच्चे कोर्स में जुड़े होंगे 3 क्लास उनको मिल चुका होगा। 3 क्लासेस में लगभग हम लोग 5-6 हम लोग किए हुए आर्टिकल, और अभी भी यूट्यूब पे लगभग 10-12-15 आर्टिकल करने वाले हैं, 20 मैक्सिमम हो सकते हैं आपके। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करे रहोगे तो आप एकदम चुटकी में इसका आंसर कर पाओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आर्ट इंटीग्रेटेड करिकुलम can provide means to bridge content of different subject in which। तो भैया ये चीजें कहां पे दिया है, यानी आर्ट इंटीग्रेटेड करिकुलम के बारे में अब बात कर रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे अगर आप यहां पे आते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो आर्ट इंटीग्रेटेड करिकुलम कैन प्रोवाइड मीन्स टू ब्रिज कंटेंट, हाँ सेम टू सेम हो गया, ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इन लॉजिकल लर्नर है, ठीक है, लर्नर सेंटरिंग एंड मीनिंगफुल। लॉजिकल लर्नर सेंट्रिक और मीनिंगफुल, लॉजिकल लर्नर सेंट्रिक और मीनिंगफुल, यानी BCD, यानी कि 4 आपका सही हो गया। यानी कहीं ना कहीं आर्टिकल में इसका आंसर छिपा हुआ था, ठीक है। तो बोलोगे सर जी थोड़ा दिमाग हिल गया हमारा, है ना सर जी, इतना हार्ड था, लेकिन हाँ भाई हार्ड तो आता है, ठीक है, नो डाउट। कोई आर्टिकल होता है, ठीक है, कोई रिपोर्ट ही दे देता है ना, जैसे आपका NEP 2020 का रिपोर्ट है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट को उठा कर दिया और रिपोर्ट को पढ़ने में थोड़ा समस्या आता है। अगर स्टोरी वाली फॉर्म दे दिया जाए, ठीक है, कोई कहानी अगर आपको दे देता है कि एक राजा था, एक जंगल में जाता था, उसके 2 रानियां थी, ठीक है, और 2 लड़के थे, लड़कों का ब्याह हो गया, ठीक है, फिर राजा रानी क्या किए कि जंगल से दूर कहीं और घने जंगल में जाकर रहने लगे, और जो उनके बेटी बेटियां थी जिनका शादी ब्याह हो चुका था, वो क्या किए कि जिस जंगल में रह रहे तो वहां से शिफ्ट होकर शहर की ओर आ गए थे। कहानी हो गया। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि राजा रानी शिफ्ट होकर कहाँ गए थे, शहर की ओर कि घने जंगल में था, तुरंत मारोगे सर जी घने जंगल में। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन में। अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको 2024 में मिलेंगे, मतलब सेम टू सेम पुस्तक ना मिलेंगे, ठीक है, लेकिन बस इसी टाइप के कोई बुक आपको दे देगा, किसका बुक है, किसने लिखा है, किसका आत्मकथा है, किसका ऑटोबायोग्राफी है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो बच्चे इन चीज़ों को हम कराएंगे, ठीक है, और कुछ पुस्तकें के बारे में हम आपको क्लास में करा दिया है, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ पुस्तक भी बचे हुए हैं जिनको कराया जाएगा, बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है बच्चे। तो तीसरे क्वेश्चन का आई थिंक चौथा क्वेश्चन होगा, लेकिन तीसरा ही मान लो, ठीक है, आई थिंक इसमें हमने नंबरिंग नहीं करा था, ठीक है, चलो 3 ही क्वेश्चन मान लो इसको। चलो अब देखो आपको पता होना चाहिए, अब फटाफट आप लोग अपने अनुसार तुरंत ढूंढ लो, अनब्रेकेबल किसका है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। टेस्ट आप कहीं ना कहीं क्रिकेट में टेस्ट का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो, टेस्ट का नाम क्रिकेट में सुना होना जी गुरुजी। तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका है, क्रिकेटर कौन आपको दिखाई, साइना नेहवाल, PT उषा, युवराज सिंह, मैरी कॉम, कौन है क्रिकेटर भाई, तो बोलो सर जी युवराज सिंह है। अब देखो प्लेइंग टू विन क्या है बच्चे, प्लेइंग टू विन। अब देखो अनब्रेकेबल किसका है, क्या है बच्चे, अनब्रेकेबल किसका है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप सभी को शायद आपने सुना होगा अनब्रेकेबल जो है वह मैरी कॉम का है, किसका है, मैरी कॉम का है, ठीक है। उसके बाद प्लेइंग टू विन, यानी कि किसके लिए, जीतने के लिए खेल रहे हैं, ठीक है, किसका है भैया, तो बोलो सर जी साइना नेहवाल का। और गोल्डन गर्ल की संज्ञा किसे दी जाती है, तो PT उषा को दी जाती है। तो मिला लो भाई आंसर, है ना, गोल्डन गर्ल PT उषा, ठीक है, PT उषा को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। और अनब्रेकेबल किसकी पुस्तक है, मैरी कॉम की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, युवराज सिंह का है। प्लेइंग टू विन किसका है, साइना नेहवाल का है।
तो अब आप ढूंढ लो, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 कहीं दिया है क्या, आपको 4 में ही दिया है, यानी 4 आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो श्योर 100%, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 100% लिख लो कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। सेम टू सेम तो नहीं आएगा, लेकिन जो हम पुस्तक आपको दे रहे हैं, ठीक है, अभी तो नहीं, क्लास में ही प्रोवाइड करा पाएंगे हम। ठीक है, लगभग 40 पुस्तक, 30-40 पुस्तक, 30 भी मैक्सिमम बोल दे रहे हैं। ठीक है, 30 रहेगा, 30 आपको बुक्स हम देने वाले हैं। ठीक है, 30 बुक्स आपको देंगे। आप यकीन मानो उसी 30 बुक में किताब 30 बुक से ही क्वेश्चन आपका पूछेगा, यकीन मानो। ठीक है, क्योंकि हमने इसका ट्रेंड देखा कि 23 में भी सेम, 24 में भी सेम, भाई 25 में भी 100% रिपीट करने के चांसेस हैं। ठीक है, तो भाई यह क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फिल्म में दिल्ली के ईडब्ल्यूएस छात्रों का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण फिल्माया गया है? अब देखो, जो बच्चे कोर्स में जुड़े हुए हैं, अगर वह बच्चे इसका आंसर नहीं करते हैं, भाई कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन हमने क्लास में कराया है, जब हमने आपको सेकेंड यूनिट करा रहा था। कौन सा यूनिट? तो बुक्स, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री ऑन बेस्ड ऑन किस पे? महिला, है ना, वोमेन्स हो गया, दलित हो गया, ट्राइबल हो गया। तो मैं वहां पे आपको इस मूवी के बारे में बताया था, जो कि दिल्ली के ईडब्ल्यूएस छात्रों की कहानी है। कहाँ की? जो मूल मूवी है वह दिल्ली के ईडब्ल्यूएस छात्रों की मूवी है, जिनको आरक्षण वगैरह नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो बच्चे ये जो आपका मूवी है वह है रेडी स्टडी। क्या है? तैयार रहो नहीं, इसका नाम होगा रेडी स्टडी। ठीक है, इसको हिंदी में भी रेडी स्टडी कहेंगे, रेडी स्टडी। ठीक है, तो रेडी स्टडी आप लोग याद रखना, बाकी जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको डिटेल में पता होगा इस मूवी के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सी बात किसी भी वैज्ञानिक खोज के लिए पूर्वापेक्षित है? यानी विच एमंग द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर एनी साइंटिफिक डिस्कवरी? यानी अगर आपको साइंटिफिक डिस्कवरी करनी है तो उससे पहले आपको किन किन चीजों का पालन करना होगा, किन किन चीजों के बारे में आपको जानना चाहिए। चलिए भाई, तो परिकल्पना का निर्माण दिया है कि आप पहले परिकल्पना का निर्माण करेंगे या फिर पहले प्रयोग करेंगे, यानी पहले आप कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर या फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी सबसे पहले आप इन चारों में क्या करेंगे? तो बच्चे यहाँ पे हमने कुछ आपको दे दिया है कि पहले आपको क्या करना होगा? अवलोकन करना होगा। पहले बच्चे आपको क्या करना होगा? अवलोकन करना होता है। यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है आपको तो सबसे पहले आपको उसका अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन करना होगा, क्या चीज है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो अवलोकन यानी कि बच्चे आपको पहले अवलोकन करना होगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद प्रश्न पूछना होगा, उसके बाद परिकल्पना होगा। ठीक है, यानी कि पहले क्या है आपका? ए आपका पहले पे आ रहा है। ठीक है, और ए देखिए आपको परिकल्पना सेकंड पे आ जा रहा है। ठीक है, परिकल्पना करना होगा। उसके बाद अब देखो विचार और डेटा साझा करना। ठीक है, और विषय के बारे में जो पहले ही खोजा गया, तो इससे मतलब नहीं है। देखो पहली बात कि आपको क्या करना, पहले जानना होगा क्या समस्या है। ठीक है, क्या मतलब इसके अगर अनुसार देखेंगे तो भाई पहला तो आपका अवलोकन हो जाएगा, लेकिन नहीं, सबसे पहले आपको जानना होगा कि समस्या क्या है इसकी। क्या जानना होगा बच्चे? समस्या क्या है इसकी। तो ये आपका पहला हो जाएगा। अब उसके बाद, समस्या के बाद क्या करना होगा? आपको जानना होगा उसकी परिकल्पना का, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उस परिकल्पना का निर्माण करना होगा, यानी किस तरह हम चीजों को कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो भाई सेकेंड नंबर पर आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आपको अवलोकन करना होगा। क्या करना होगा? अवलोकन। तब आपको उसके बाद प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे साइंस में, यानी साइंस एप्टीट्यूड में आपका ये आता है। कहां पे आता है बच्चे? ये जो आता है आपका साइंस एप्टीट्यूड में आता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है साइंस एप्टीट्यूड में आता है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से करने वाले। बस यही चीजें नहीं करने वाले, बहुत सारी चीजें हम लोग करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। और आते हैं ना साइंस में, वो नेचुरल चीजें आती हैं। ठीक है, यानी प्रकृति से जुड़ा हुआ कुछ चीजें आती हैं। ठीक है, कॉमन चीजें आती हैं। अब देखो भाई, ये भी आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है ना। यानी यहाँ पे देखो कुछ इन्वेंशन दे दिया है और भाई उनके साइंटिस्ट दिए हुए हैं। कौन साइंटिस्ट है? तो भाई हर एक बच्चा को पता होगा, सर जी हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो बोलोगे सर जी एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन। रमन प्रभाव सर जी, तो रमन प्रभाव का नाम सही है सर सी.वी. रमन। परमाणु का बताओ, परमाणु का कौन? तो सर जी जे.एच. भाभा। केस्कोग्राफ का? तो बोलोगे सर जी I.J.C. बोस। ठीक है ना। तो इसमें से हमें पता है, आपको रमन प्रभाव पता होगा, आपको हरित वाला पता ही होगा। ठीक है, यानी ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में हमको पता होगा। मिला लो भाई आप। तो ए का थर्ड आ रहा है ना, ए का थर्ड, यानी इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। ए का थर्ड है। बी का भैया सेकेंड ही है।
बी का सेकेंड ही है, ठीक है, तो इसको कट कर दो। सी का क्या है, तो सी का बोलो सर जी क्रेस्कोग्राफ, आई जेसी बोस का है, ठीक है, और डी का 4 है सर जी, यानी 4 का फोरियर हरित क्रांति का MS स्वामी, यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन का कौन है, तो बोलो सर जी MS स्वामीनाथन, यानी 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है बच्चे, साइंस एप्टीट्यूड का है, ठीक है, ये भी क्या है आपका साइंस एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपसे पूछा ना, भारत के निम्नलिखित प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियों को कालानुक्रमिक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है, यानी पहले सुपर कंप्यूटर परम आया, या उससे पहले आपका भारत के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, पहले उपग्रह कौन है भैया, तो बोलोगे सर जी आर्यभट्ट है, ठीक है, कौन है भाई, तो बोलोगे सर जी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट हमने मैथमेटिशियन के बारे में पढ़ा हुआ है, गणितज्ञ के बारे में पढ़ा हुआ है। मंगल ऑर्बिटर मिशन कब आया, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ। चलो भाई, तो आप लोग थोड़ा इसके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं, बता दो, बताओ। तो एक कब आया था आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 को। कब आया था, 19 अप्रैल 1975 को। अब आप कमेंट करेंगे सुपर कंप्यूटर कब आया था, बताओ भाई, सुपर कंप्यूटर कब आया था बच्चे, बताओ। अब हम रुक गए, इसका मतलब नहीं कि मतलब हम भी रुक जाए, आप भी रुक जाइए, आप बताइए सुपर कंप्यूटर कब, तो सुपर कंप्यूटर सर जी 1991 में आया था, ठीक है, 1900। अब मंगल ऑर्बिटर मिशन कब आया था, कोई बता सकता है, जो कि सतीश धवन केंद्र से आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ था, बता सकता है कोई कब, शायद उस समय आप जानकार हो चुके होंगे, ठीक है, अगर आप अभी 12वीं में पढ़ रहे होंगे तो आई थिंक उस समय आप पढ़ रहे होंगे 7 या 8 में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, 7 या 8 में पढ़ रहे होंगे। आप बता सकते हो क्या, बताओ भाई, बोलो सर जी आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं, है ना क्या बोलो सर जी आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चे यह 2013 में हुआ था, सोचिए 2013 में तो शायद हम पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, बहुत सारे बच्चे स्टार्ट कर दिए होंगे, बहुत सारे बच्चे स्टार्ट नहीं भी किए होंगे, ठीक है। तो 5 नवंबर 2013 को, यानी 2013 में लॉन्च हुआ था। और आपका चंद्रयान 2 कब आया, तो बोलो सर 2023 में। कब, 2023 में, ठीक है। अब आप खुद सोच सकते हो कि सबसे पहले कौन आया, तो सर जी सबसे पहले आर्यभट्ट आया 1975 में, ठीक है, यह डेट आपको याद होना है। और यह जो है बच्चे ना आपके साइंस एप्टीट्यूड में आता है, ध्यान रखना, ये जो चीजें हैं आपके साइंस एप्टीट्यूड में आते हैं बच्चे, ठीक है। तो आर्यभट्ट कब, 1975 में, यानी कि पहला बी ऑप्शन। तो भैया बी ऑप्शन है तो इसको कट करो। उसके बाद क्या है, बी के बाद क्या, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। उसके बाद क्या आएगा बताओ, 1991 में ए आएगा, तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सर 2013 यानी मंगल ऑर्बिटर मिशन आ जाएगा, यानी कि सी आ जाएगा, सी आ जाएगा भैया। उसके बाद डी आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, BACD। तो ए सन आपको याद रखना है कि सुपर कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ, भारत का पहला उपग्रह आपका जो है प्रक्षेपण कब किया गया, आर्यभट्ट को कब किया गया, 1975 में करा गया। और फिर उसके बाद याद रखना है कि मंगल ऑर्बिटर मिशन कब आया, उसके बाद चंद्रयान 2 के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके साइंस की कुछ चीज़ें हैं जो आपको कराए जाएंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा था, इसके इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे बच्चे। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों में गणित के प्रति भय का मुख्य कारण है, यानी बच्चों को देखो, अब देखो ना, यह जो आपका मानते हैं कि मैथ्स में आएगा, ठीक है, मानते हैं कि मैथ्स एप्टीट्यूड है बच्चे, लेकिन हम इसको जानते हैं कहां पे शामिल करेंगे, इसको बच्चे हम शामिल करेंगे मिसलेनियस में। कहां पे, इसको हम शामिल करेंगे अब मिसलेनियस में। और आप सही बच्चों के लिए एक घोषणा है कि हम लोग बहुत जल्द क्या करने वाले हैं, यूट्यूब पर सप्ताह में एक क्लास आपको मिसलेनियस का मिलने वाला है। लगभग आपको वहां पे 35 से 40 क्वेश्चन कराए जाएंगे, 35 से 40 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस का शामिल होगा एक क्लास में 1 घंटे में, ठीक है भाई। खुश हो गए आप लोग। तो बहुत जल्द हम लोग यूट्यूब पर स्टार्ट करने वाले, सप्ताह में आपको एक क्लास तो मिलने वाला है, ठीक है, जो मिसलेनियस का होगा, जहां से 5 से 6 क्वेश्चन आपके 100% पूछने के चांसेस रहते हैं मिसलेनियस से, क्योंकि हम उस मिसलेनियस का टॉपिक एनटीए ने नहीं दिया है, हमने स्वयं उसका निर्माण करा है, ठीक है। और हम मिसलेनियस में जिन चीज़ों को शामिल करेंगे वहाँ से क्वेश्चन पूछना तय है। तो ये मिसलेनियस में होगा। गणित दिलचस्प नहीं है भैया, बिल्कुल दिलचस्प है। अगर आपको नहीं आ रहा है इसका थोड़ी मतलब दिलचस्प नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्टिंग नहीं है। स्टूडेंट कैन नॉट रिलेट क्लासरूम मैथमेटिक्स विथ देयर लाइफ्स, छात्र कक्षा के गणित को अपने जीवन से नहीं जोड़ पाते। गणित के अध्यापक विषय का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, यानी मैथमेटिक्स टीचर हैव नो सब्जेक्ट नॉलेज, ऐसा कुछ नहीं है। गणित तार्किक है, हाँ भाई ये बात तो तार्किक है, ठीक है, तार्किक है, ये तो भय का कारण होना नहीं चाहिए, ठीक है।
अब देखो मेन कारण क्या है ना कि जो बच्चे होते हैं ना, स्टूडेंट कैन नॉट रिलेट क्लासरूम मैथमेटिक्स विद देयर लाइफ, यानी अपने लाइफ से मैथमेटिक्स को नहीं जोड़ पाते। आप नीना गुप्ता के वक्तव्य को सुने होंगे, उनका जो स्टेटमेंट था वो जो मीडिया पे अपनी बातें रखी हुई थी, ठीक है, उनके बारे में सुने होंगे कि उन्होंने बोला था कि अगर आप मैथ को इंटरेस्टिंग बना लेते हो, मैथ को अपने लाइफ से जोड़कर पढ़ते हो, तो मैथ से आपको प्यार हो जाएगा। ठीक है, बच्चे यही नहीं कर पाते हैं, यही मुख्य कारण होता है बच्चों का मैथ से डर लगना। समझ रहे हैं? क्लियर है भाई? चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे गणित कक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स क्लासरूम? छुट्टियों का होमवर्क, अंतिम वर्ष की परीक्षाएं, मध्यावधि परीक्षा या फिर पॉप क्विज। बच्चे इस क्वेश्चन के बारे में हमने पहले आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने आपको मैथ्स एप्टीट्यूड में पढ़ाया, लेकिन इसको हम लोग कहां पे शामिल करेंगे बच्चे? इस क्वेश्चन को हम लोग शामिल करेंगे विविध में शामिल करेंगे। कहां पे? विविध में शामिल करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है इसको विविध में शामिल कर रहे हैं ना। देखो तो पॉप क्विज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब है ना, निम्नलिखित में से किस गणित कक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसके लिए क्या करेंगे? तो बच्चों के अंदर मैथ्स के डर को भगाने के लिए, बच्चों के अंदर रचनात्मक मूल्यांकन के लिए, बच्चा कितना मैथ जान रहा है, कितना नहीं जान रहा है, कितना मैथ सीख पा रहा है, कितना नहीं सीख पा रहा है, इन चीज़ों को अगर टीचर एक जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, तो उसे क्लास में पॉप क्विज कराना चाहिए। अब पॉप क्विज का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसा क्विज जो बिना बताए, याद रखना, बिना बताए, ठीक है, बिना बताए क्लास में लिया जाए। यानी हम टीचर नहीं बताएगा कि भाई हम कल क्या करने वाले हैं, मैथ का क्विज कंपटीशन कराने वाले हैं, बता देगा तो बच्चा पूरा मैथ में रट के आ जाएगा। नहीं बताना है, अचानक आना है क्लास में, टीचर को अचानक बोलना है कि आज मैथ का टेस्ट लेंगे, आज मैथ का क्विज का टेस्ट लेंगे। चलो सारे बच्चे खड़े हो जाओ और मैथ का टेस्ट दो। बताओ 7 गुणे 9 कितना होगा? 13 गुणे 5 कितना होगा? अगर हम क्या करते हैं, स्थानीय मान पूछ देते हैं, बताओ भैया 33,552 का स्थानीय मान में अगर आप इसका स्थानीय मान निकालें कितना होगा? तो यह क्या होता है बच्चे? यह आपके पॉप क्विज के अंतर्गत आएगा, तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा और इसको हम लोग शामिल करेंगे विविध में। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिसकैलकुलिया, भैया इसके बारे में पढ़ा है आपको, डिसग्राफिया, ठीक है, डिसलेक्सिया के बारे में पढ़ा है आपको। क्या पढ़ा है? डिसलेक्सिया के बारे में पढ़ा है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ाए हुए आपको मैथ्स में, ठीक है। उसके बाद डिसग्राफिया के बारे में पढ़ा है बच्चों। क्या पढ़ाए हैं? डिसग्राफिया के बारे में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो हमें आई थिंक मुझे पता है कि आप सभी को इन चीज़ों के बारे में पता होगा। और एक आपका डिसकैलकुलिया हुआ, ठीक है। डिसकैलकुलिया रोग को कौन दूर कर सकता है? यानी एक बच्चे के अंदर मैथ का डर बना हुआ है, नंबर वाली चीज़ें उसे समझ में नहीं आ रही है, उसे संख्या से डर लग रहा है, चीज़ों को नहीं जोड़ पा रहा है, तो उस बच्चे को डिसकैलकुलिया रोग है। क्या है बच्चे? उस बच्चे को डिसकैलकुलिया रोग है। इस डर को, इस रोग को कौन दूर कर सकता है? क्या केवल आपके शिक्षक? ना बाबा ना, केवल आपके स्कूल के प्रिंसिपल भाई, उनका काम तो सिर्फ पैसा वसूली करना है और क्या करना है, स्कूल का सिस्टम व्यवस्था बनाए रखना है। क्या आपके माता पिता केवल ओनली आपके पेरेंट्स? नो 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 नो, सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं है, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी किसका? तो भाई टीम ऑफ एजुकेशनलिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, यानी कि मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों की टीम अगर बैठती है तभी इस विकार को दूर कर सकती है। और वहां पे भी थोड़ा कम चांसेस होते हैं, लेकिन भाई 99% चांसेस हैं कि हो सकता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? 4 आंसर आपका सही हो जाएगा। रंगमंच निम्नलिखित सभी के लिए, यानी थिएटर की बात कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, थिएटर की बात कर रहे हैं। थिएटर किस लिए होता है? बोलोगे सर जी थिएटर में तो मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, जाओ मजे करो, मौज करो, ठीक है, लेकिन थिएटर का मतलब है रंगमंच, जहाँ पे नाटक वगैरह चीज़ें करी जाती है, जहाँ पे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम करे जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको अभिनय के रूप में देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कलाकार आपको सामने दिखाई देंगे, अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे और अपने स्वयं का अन्वेषण करेंगे। क्या करेंगे? एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल्फ इन रिलेशन टू अदर, यानी अदर के सामने हमारा क्या भाई रिस्पॉन्स रहा है, या हम खड़ा रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वो क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जान पाते हैं। ठीक है, तो किसके सिवाय पूछ रहा है? एक्सेप्ट, ठीक है, किसके सिवाय? तो भाई ये तो सही है, स्वयं की समझ विकास, हाँ भाई ये भी हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, कॉन्फिडेंस आता है अगर आप किसी रंगमंच पर कुछ कार्यक्रम कर लेते हैं, गाना गा लेते हैं, नाटक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं आप अगर वहां से निकलते, वाह बोलो वाह भैया वाह,
क्या मजा आ गया। यानी आप कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे जब आप वहां जाने लगेंगे, तब आने से पहले आप पूरा कॉन्फिडेंस से नीचे गिरे रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपका कार्यक्रम कंप्लीट होगा आप तो बोलोगे वाह आज मजा आ गया, दर्शक पूरा खुश हो गए, हमने क्या कला दिखाई है, क्या जादू दिखाई है। ठीक है, विशेष अवसरों पर विद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाने का, भाई मानते हैं, नो डाउट। जैसे यहाँ पे बीएचयू की बात करेंगे, यहाँ पे एक एमपी थिएटर है, ठीक है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड, यहीं पे बहुत सारे सांस्कृतिक मतलब बीएचयू का हर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहीं पे होता है, सेंटर में एकदम कैंपस के बीचों बीच पड़ा हुआ है। ठीक है, मोदी जी भी यहाँ कई बार आ चुके हैं, आपके बहुत सारे मंत्री लोग, आपके निर्मला सीतारमण जी आ चुके हैं, राजनाथ सिंह जी आ चुके हैं, ठीक है, और आपके अमित शाह भी आ चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते रहते हैं एमपी थिएटर में। ठीक है, बहुत बड़ा थिएटर है, तो भाई ये तो है नो डाउट, लेकिन इसको हम एज ए टीचर सही नहीं मान सकते। ठीक है, तो भैया यही आपका सिवाय हो जाएगा, और प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक दुनिया के प्रति आलोचनात्मक सहानुभूति का विकास भी हो सकता है थिएटर के माध्यम से, लेकिन हम लोग इसको नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आपको एकदम सटीक आंसर चूजना है तो आप सी को ही चूज करोगे। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन को आप चूज करोगे, तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही बच्चे मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यदि कोई शिक्षक शिल्प का उपयोग करके शिक्षार्थियों को प्रासंगिक जानकारी खोजने और एकत्र करने, तुलना करने, विरोधाभास करने, संपूर्ण और भाग के बीच संबंधों का विश्लेषण करने में मदद करने की कोशिश कर रहा है, किसके माध्यम से भैया, शिल्प के माध्यम से। ठीक है, तो वह निम्नलिखित विकसित करने की कोशिश कर रहा है। क्या विकसित करने की कोशिश कर रहा है बच्चे, बता दो। देखो, इफ अ टीचर इज ट्राइंग टू हेल्प लर्नर्स टू लोकेट एंड कलेक्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, एनालाइज रिलेशन बिटवीन द होल एंड पार्ट बाय यूजिंग क्राफ्ट। ठीक है, यानी क्राफ्ट का यूज करके यदि टीचर क्या कर रहा है, किसी भी चीज का विश्लेषण करने के बारे में, किसी भी जानकारी को खोजने के लिए एकत्र करेंगे, इन सभी में अगर हेल्प कर रहा है तो क्या कर रहा है बताओ। क्या सामाजिक कौशल नहीं भैया, तर्क कौशल नहीं, पूछताछ नहीं, वह क्या कर रहा है, सूचना प्रसंस्करण कौशल, यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल क्या है, डेवलप कर रहा है। यानी कि जैसे मान लो आपको कोई जानकारी चाहिए, आप गूगल पे सर्च कर रहे हो, बुक पे सर्च कर रहे हो, वही बुक पे क्या कर रहा है, आपका टीचर भी आके आपका हेल्प कर दे रहा है। किसी क्राफ्ट के माध्यम से, किसी शिल्प के माध्यम से यदि आपको कोई जानकारी सर्च करने में मदद कर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वह क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल, कहीं ना कहीं आपका स्किल डेवलप करने का काम कर रहा है, सूचना प्रसंस्करण कौशल करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक छात्रा लेड पेंसिल का उपयोग करके एक रूपरेखा बना रही है, फिर वह गीले ब्रश से पानी के रंग की पेंसिल की नोक को गीला करती है, इसे कागज पर दबाती है और अपनी रूपरेखा को रंगने के लिए बहुत सारे बिंदुओं के साथ दोहराती है। ठीक है, ऐसे ऐसे बना रही है, बहुत सारी चीज बना रही है। ठीक है, हम तो बना नहीं पाएंगे, बना रही है। तो वह किस तकनीक का उपयोग कर रही है, तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, बिंदुवाद होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं पॉइंटलिज्म का काम कर रही है। ठीक है, अब भैया एम्बॉस क्या होता है, तो आप सभी एम्बॉस का फिगर इस तरह से देख सकते हो, ये आपके एम्बॉस का फिगर है। क्या है बच्चे, यह आपका एम्बॉस है। क्या है, एम्बॉस है, जो कि पेंसिल से शेडिंग के माध्यम से बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या रहा, गीले ब्रश, अगर गीले ब्रश का उपयोग कर रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पेंसिल होता है ना, थोड़ा फैलने लगता है। क्या होने लगता है, फैलने लगता है। अगर आप गीले ब्रश का यूज करेंगे पेंसिल पे तो अब फैलने लगेगा, तो कहीं ना कहीं पॉइंटलिज्म की प्रयोग कर रही है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंटलिज्म है, बिंदुवाद है, और यह जो आपका, यह बच्चे आपका एम्बॉस है। एक बार आप लोग सर्च करना जाकर एम्बॉस क्या होता है, आप समझ जाओगे एम्बॉस क्या होता है। बाकी एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानोगे, है ना, लेकिन यहाँ पे एक सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर होती है, यहाँ पे एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानोगे। अगर तुम बाहर में रूम लेकर रहते तो तुम्हें एक चुटकी नमक की कीमत पता चल जाती। ठीक है, लेकिन एक चुटकी सिंदूर अगर आप घर पे हैं तो आपको कीमत पता चल जाएगी, अगर आप घर से बाहर हैं तो आपको एक चुटकी नमक की पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद चमकदार प्रभाव एक चीज़ें नहीं होंगी, तो आप बिंदुवाद और एम्बॉस को आप समझ जाओगे अच्छे से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्कूल पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कहाँ से शुरू होता है, आपको बच्चे हमने बताया था कि सीनियर सेकेंडरी स्टेज से। कहाँ से बच्चे, तो बोलोगे सर जी सीनियर सेकेंडरी स्टेज से। यानी कि आप सामाजिक विज्ञान का अध्ययन, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी आप कब से पढ़ना स्टार्ट करते हो भैया, पहले तो आप सोशल साइंस पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, सोशल साइंस।
ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, हिस्ट्री पढ़ने लगते हो, पॉलिटी पढ़ने लगते हो, तो सेम टू सेम रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपके 2024 में। हमने 2024 में सेम टू सेम क्वेश्चन कराया, आप जाकर देख लेना, ठीक है। सेम टू सेम हमने क्वेश्चन कराया हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, वरिष्ठ माध्यमिक, यहाँ पे लिखा है सीनियर सेकेंडरी, यानी उच्च आप बोल सकते हो इसको, उच्च माध्यमिक स्तर, ठीक है। चलो, उच्च या वरिष्ठ बोल सकते हो, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो गया, साहित्य का एक अध्याय पढ़ाते समय शिक्षकों के द्वारा अपनाया गया सही क्रम, यानी अगर कोई टीचर लिटरेचर पढ़ा रहा है, ठीक है, यानी लिटरेचर पढ़ा रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस फॉलो बाय टीचर वाइल टीचिंग अ चैप्टर ऑफ लिटरेचर, यानी अगर टीचर लिटरेचर पढ़ा रहा है तो पहले उसको क्या करना होगा। तो कहीं ना कहीं अगर भाई साहित्य पढ़ा रहे हो तो भाई बच्चों को थोड़ा कम समझ होगा, तो सबसे पहले आइयो आप क्या करियो, उसका समरी दीजिए, ठीक है। टीचर गिव समरी ऑफ द लेसन, यानी सबसे पहले टीचर जो है समरी देगा। शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ना, शिक्षक पाठ के प्रश्न उत्तर दे रहे हैं, शिक्षक पाठ के अब देखो, अब क्या करना होगा आपको, छात्र द्वारा पाठ पढ़ना। पहले आप समरी दे दो, किसी बच्चे को उठा दो, बोलो पढ़ो भैया, यानी डी आपका पहले होगा, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, पहले आप समरी दे दो, पाठ पढ़ लो, उसके बाद स्टूडेंट को उठाओ, तो DCAB, यानी 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका बच्चे सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले आप समरी दे दो, शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ना। लेकिन अब क्या होता है आजकल ना, कि टीचर आता है, पान खाया हुआ रहेगा, बोलेगा ओ उठो, उठाओ, नहीं लाओ, आओ इधर आओ, डंडा निकालेगा, मारेगा 4 डंडा, किताब क्यों नहीं लाए, फिर तुम कितने लोग किताब नहीं लाए, खड़े हो जाए। यही सब सारी चीज़ आप देखोगे आजकल हो रहा होगा, ठीक है, आपके साथ भी हो रहा होगा। लेकिन एक शिक्षक का कर्तव्य है, अगर वो लिटरेचर पढ़ा रहा है, साहित्य पढ़ा रहा है, तो पहले क्या करना होगा, उसको उसका समरी देना होगा, उस पाठ के बारे में पढ़ाओ, ताकि जो बच्चा किताब नहीं भी लाया होगा, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी नहीं किताब लाया है तो तुम बोल दोगे अब खड़े होकर पढ़ते रहो, अपना मोबाइल चलाते रहेंगे, ऐसे थोड़ी होता है ना। तो सबसे पहले समरी दो, उसके बारे में कोई जानकारी दो, पाठ को पढ़ो, उसके बाद छात्र को पढ़ाओ, और उसके बाद जब छात्र पढ़ लेगा उसको बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, बहुत समझ आएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते रहो, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, DCAB हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि Which of the following statement is false with reference to a language, यानी लैंग्वेज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। मनुष्य को वाणी का वरदान है भैया, बिल्कुल। कुछ पक्षियों में बोलने की भी क्षमता होती है, ना 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 ना, पक्षियों का अपना ही लैंग्वेज होता है भाई, ठीक है। भाषा संस्कृति का हस्तांतरण में मदद करते, बिल्कुल, यानी लैंग्वेज हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, बिल्कुल। शब्दों का प्रयोग व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगर आपका शब्द अच्छा है तो आपका व्यवहार अच्छा होगा, अगर आपके वर्ड्स अच्छे नहीं है तो आपका बिहेवियर अच्छा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका हो जाएगा कि पक्षियों का अलग ही होगा, उन लोगों का अलग मिमिक्री होता है, ठीक है। तो भाई पक्षी, अब बोलो सही, तोता तो बोलता है भाई, तोता अपना लैंग्वेज में बोलता है। वैसे तो हर एक चिड़िया, कुत्ता भी बोलता है, वो बोलता है नहीं बोलता है, उसका भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। और आपके बहुत सारे हैं, बिल्ली बोलते हैं म्याऊ म्याऊ, तो उसका अलग ही लैंग्वेज है। तो भाई आप यहाँ पे सही नहीं बोल सकते, इसको ध्यान रखना इस बात का। कुछ पक्षियों में बोलने की क्षमता होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। आप किसी पक्षी को बोलो और क्या कर रहे हो, तो क्या थोड़ी बोलेगा और हाल चाल ठीक है, तुम बताओ क्या कर रहे हो, नहीं ना बोलेगा, ठीक है। अब मत बोलना कि सर जी हम अपने तोता को सिखा दिए, बोलता है मम्मी मम्मी उठो उठो, ऐसे बहुत सारा चीज़ बोलता है, ठीक है, तोता लोग। तो इन सब भावनाओं में नहीं बना है, आप टीचर हो, ठीक है। एज ए टीचर आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, छोटा बच्चा बन के आपको आंसर नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भाषा के क्या पहलू है, ठीक है बच्चे, भाषा के पहलू क्या है भाई। देखो भाषा के 4 बुनियादी पहलू हैं, ठीक है। भाषा के 4 बुनियादी पहलू हैं। द 4 बेसिस एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज आर, कौन कौन सा, तो बोलोगे एक है फोनोलॉजी, एक है सिंटैक्स, एक है सेमेंटिक्स और है प्रैग्मेटिक्स, ठीक है, प्रैग्मेटिक्स। अब इसके बारे में पढ़ लो भैया। एक है स्वर विज्ञान, एक है वाक्य विन्यास, एक है शब्दार्थ, एक है व्यवहारिकता। स्वर विज्ञान क्या होता है, किसी भाषा की ध्वनियों का अध्ययन, ठीक है, ध्वनियों को एक साथ कैसे रखा जाए वो वाक्य विन्यास में। शब्दार्थ, भाषा का अर्थ है सामग्री, ठीक है, शब्दार्थ के बारे में जानते होंगे, यानी सिमेंटिक्स क्या होता है, द मीनिंग ऑफ आर कंटेंट ऑफ लैंग्वेज, द यूज ऑफ लैंग्वेज आपका प्रैग्मेटिक्स होता है, यानी व्यवहारिकता होता है, भाषा का प्रयोग, यानी भाषा का प्रयोग आप किस आधार पर कर रहे हो उसी आधार पर आपका व्यवहार डिसाइड होगा, ठीक है। तो फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, कहीं आपको दिख रहा है,
सिमेट्रिक फोनोग्राफिक, ठीक है, यानी लिंग्विस्टिक नहीं है बच्चे, ठीक है, लिंग्विस्टिक नहीं होगा, है ना, सिमेंटिक, ग्राफिक, सिंटैक्टिक, फोनेमेटिक, कम ग्राफिक नहीं होगा, ठीक है, यानी आपका सेकेंड आंसर है। इसमें एक और होना चाहिए था, कौन सा आपका छूट गया बच्चे, तो बोलोगे सर जी प्रैग्मेटिक्स छूट गया है, ठीक है, क्या प्रैग्मेटिक्स छूट गया है, तो आपको जितना दिया है उसी का आंसर करो। तो आपका सेमेंटिक्स, फोनेटिक और ग्राफिक, यही आपका तीनों सही आंसर हो जाएगा, अर्थगत, ध्वन्यात्मक और ग्राफिक, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर आपका 18, इनमें डॉट 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 स्कूल पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के व्यापक लक्ष्यों और उद्देश्यों की व्याख्या की गई है। सीखने के लक्ष्य में भैया कहीं कहीं आप पढ़े होंगे पाठ्यक्रम का जो लक्ष्य होता है, ठीक है, जो पाठ्यक्रम का लक्ष्य होता है यानी करिकुलर गोल्स जो होता है वह क्या होता है, करिकुलर्स, द करिकुलर गोल्स, यहाँ पे क्या होगा, करिकुलर गोल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करिकुलर गोल्स। The curricular goals explain the broader aims and objective of teaching social science as a part of the social curriculum। जानते हैं इस क्वेश्चन को एक बार नहीं हम 50 बार करा चुके हैं, कब, जब 24 वाले बच्चे कर रहे थे, ठीक है, यही क्वेश्चन जो था ना, इसी टाइप क्वेश्चन बहुत सारा हमने आई थिंक 500 प्लस क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन कराए थे, जो कि आपके मिसलेनियस में ही आता है बच्चे। आप इसको सोशल साइंस में डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन आपके मिसलेनियस में ही इसको हम पढ़ाएंगे, याद रखना, इन चीज़ों को हम मिसलेनियस में ही कराएंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चे इसका आंसर, तो बोलोगे सर जी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाठ्य चर्चा का लक्ष्य जो होता है वह स्कूल पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के व्यापक लक्ष्यों और उद्देश्यों की व्याख्या की गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, और आज का अपने लास्ट क्वेश्चन रहेंगे बच्चे, डॉट 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 आधारित शिक्षा छात्रों को सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराने, समस्याओं के कारणों की जांच करने में, विभिन्न विषयों के दृष्टिकोणों को एकीकृत करने और प्रासंगिक सामाजिक कार्रवाई के बारे में सोचने के लिए एक अनुकूल उपकरण हो सकती है। यानी कहीं ना कहीं देखिए डॉट डॉट डॉट, अगर हम कहीं ना कहीं अगर रोल प्ले की बात करें, अगर बच्चे हम भूमिका निभाना की बात करें, तो भूमिका अगर यहाँ पे बात करते हो भूमिका आधारित, अगर यहाँ पे सिर्फ भूमिका लिखते हैं, भूमिका आधारित शिक्षा छात्रों को सामाजिक वास्तविकताओं यानी किसी भी चीज़ के बारे में अगर भूमिका बनाकर अगर चीज़ों को समझाया जाए तो वह क्या हो जाता है बच्चे, आसान हो जाता है, ठीक है। यानी पहले भूमिका बनाओ, उसके बाद क्या करो, शिक्षा छात्रों को सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराने, समस्याओं के कारणों की जांच करने में, विभिन्न विषयों के दृष्टिकोणों को एकीकृत करने और प्रासंगिक सामाजिक कार्रवाई के बारे में सोचने के लिए एक अनुकूल उपकरण हो सकती है, ठीक है भाई। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, यानी बी फॉर बाहुबली आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि 2023 का क्वेश्चन और 2024 को क्वेश्चन में आपको लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे दिखे होंगे जो लगभग आपको सेम दिखाई दे रहे होंगे, लगभग सेम टू सेम बात नहीं कर रहे हैं, लगभग। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को 2023 और 2024 का जो PYQ है उसको लेकर हमारी सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड में 20 में 20 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, अन्यथा मुश्किल हो जाएगा कर पाना। तो बच्चे इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है, कि आप अगर खुद से ही पढ़ रहे हो बच्चे तो आप 2023 का पेपर उठाना, 24 का उठाना, उन दोनों का जो टॉपिक है ना उसी के इर्द गिर्द पढ़ाई करना, अन्यथा आप मेहनत करोगे बहुत, परिणाम मिलेगा कम। इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इस मेहनत का कोई फायदा नहीं रह जाएगा बच्चे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और चाहते हो कि सर जी एक काम आप करा दो, है ना, यह काम मैं चाहता हूं कि एनसीटी कॉन्सेप्ट करा दे, तो बच्चे आप सभी को एनसीटी कॉन्सेप्ट के फैकल्टी यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, रजनीश सर हो गए, सूरज सर, रोहित सर, नितिन सर, विकास सर, सनी सर हो जाएंगे आपके, फिर एक और विकास सर यानी हम, साक्षी मैम, राधा मैम और आपके अंशुमान सर। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी टीम के साथ मिलकर मेहनत करें तो आप सभी बच्चों का वेलकम है, आइए स्वागत है भैया, ठीक है। और बहुत बहुत बधाई उन बच्चों को जिनका सिलेक्शन हो चुका है, और उनको भी अग्रिम बधाई जिन बच्चों का सिलेक्शन 25 में होने वाला है, क्योंकि जो बच्चा अभी से तैयारी स्टार्ट कर दिया ना उस बच्चे का सिलेक्शन भगवान भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। वो अलग बात है अगर एग्जाम हॉल में नहीं पहुंच पाया, एग्जाम नहीं दे पाया तो वो अलग बात है, ठीक है बच्चे। चलो भाई, तो यदि आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी कोर्स का जो प्राइस है 2999 रुपये है बच्चे। आप इस नंबर से बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ भैया जुड़ना चाहिए, इनके साथ मिलकर मेहनत करना चाहिए, तो आप सभी बच्चों का वेलकम है। या फिर आप प्ले स्टोर से CUET कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और हमारे कोर्स से जुड़ सकते हो। मिलते हैं बच्चे हम लोग अगले लेक्चर में किसी और सेशन के साथ, किसी नए सेशन के साथ, या फिर जो आपको सरप्राइज मिला उसके साथ मिलेंगे। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना भी ख्याल रखिए।
उनका भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।